नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय और स्वागत है आपका दी ओरिजिन शो नॉलेज स्टार्ट्स हियर। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो अपना लव एंड सपोर्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक लाइफ को दे रहे हैं और स्पेशली दी ओरिजिन शो पॉडकास्ट को आप दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस शो को, इस पॉडकास्ट को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लर्निंग को एनहांस कर सकें, क्योंकि इस शो में हमारे जो गेस्ट आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के होते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है, जिसको आप सुन के समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉडकास्ट लेते हुए आऊंगा आपके लिए वेरी लेमन लैंग्वेज में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है कर्नल शिरीष पांडे। जी हाँ, ये पॉडकास्ट डिफेंस पे होगा। कर्नल शिरीष पांडे हैज गिवन मोर देन 30 years being a para SF commando in North Belt of India। इस शो में हम ये जानेंगे कि क्या होता है पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग, क्या होता है टीम लीडरशिप, क्या होता है टीम प्लेयर, मैनी मोर इन वेरी लेमन लैंग्वेज में। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, विल बी कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। Colonel Sirish sir, how are you sir? थैंक यू वेरी मच अक्षय फॉर हैविंग मी। आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much sir, आपने अपना valuable time दिया अपने busy schedule से। Sir, before we start, just wanted to know आप अपने बारे में please बताइए, अपने family के बारे में बताइए and where you have served so that our audience can get about something with what is your background in deep। मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ और मेरे पिताजी जो थे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक्स के। मेरी माता जी जो थी वो वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं एक लेडीज़ कॉलेज की। घर में पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी एनवायरनमेंट अच्छा था। मेरी मौसी जो थी जस्टिस उषा शुक्ला, वो मध्य प्रदेश की पहली लेडी हाई कोर्ट जज बनी। मेरे नाना जी जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फील्ड मार्शल सिम की जो सेना थी उसमें एक सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पे थे। तो यानी एकदम एक आम जो ज़िंदगी होती है उससे उसमें मैं उस वातावरण में बड़ा हुआ। घर में हमेशा किताबें रहती थी और उस ज़माने में खैर टीवी ये सब तो बहुत ही कम था। तो हमारे घर में तो आई थिंक 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे आया था, तो उससे पहले हमारे पास नहीं था टीवी। तो यानी डिस्ट्रैक्शन जो थे वो दूसरे प्रकार के थे। आप लोगों से बात करते थे, लोगों से बातचीत में समय बिताते थे, किताबें पढ़ते थे। इन चीज़ों से आपको जो है यानी सीखने को मिलता था, सोशलाइजेशन होता था। जी। और मैंने फ़ौज जब डिसाइड किया कि यानी ये लाइन मेरे को करनी है तो मैंने सीडीएस अपीयर किया था। और ट्रेनिंग के बाद मेरा कमीशनिंग थी वो 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री में हुई थी। और 5 साल के बाद 95 में फिर हम लोगों ने स्पेशल फोर्सेस के लिए कन्वर्ट हुए और आज की तारीख में ये इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन यूनिट्स में से एक है। वाघनक बोलते हैं हमें, क्योंकि हम शिवाजी के वंशज हैं तो इसलिए हमें वाघनक बोला जाता है। और ये हमारे रूल के हिसाब से एकदम सही नाम है, क्योंकि घातक हमला ही हमारा उद्देश्य है। Okay। आई होप ओके। Okay, so sir, I have 2-3 questions which I ask from you। पहला क्वेश्चन ये, जैसे आपने कहा था आपके ग्रैंडफादर भी वर्ल्ड वॉर 2 में थे ये and he has served his duty during the World War II। तो he has given some, he has told you कोई स्टोरी बताइए आपकी कि कैसे उन्होंने फेस किया लोगों को, कुछ आपके ग्रैंडफादर से। जी हाँ, डेफिनेटली। मैं तो यानी उनके साथ यानी मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है, तो इसलिए उनके जो विचारधारा थी
उससे मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और साथ में ही उनसे मैंने आई थिंक बिना जानबूझ करके सोचते हुए पर ये चीज़ें ज़रूर सीखी कि एक लीडर को क्या करना होता है, कि कैसे उसको जो है पहले कदम उठाना पड़ता है, उसको पहले दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी लीडर जो है, आप एक ओहदेदार नहीं हो, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। वो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे मेरे को बहुत सीखने को मिली थी, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते थे कि अ, जब वो विक्टर फोर्स में थे और यानी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो ऑनलाइन से उसके दूर काम कर रहे थे, ये लोग ओके। कुछ 28 आदमी थे एक प्लेटून के करीब। और तो ऑनलाइन क्या थी, सॉरी टू इंटरप्ट, ऑनलाइन क्या थी? ओन लाइन्स मतलब कि जो ब्रिटिश की जो डिफेंसिव लाइन थी और जो जापानीज़ की लाइन थी, उस तो ये जहाँ पे जापानीज़ का बोलबाला था उसके अंदर काम कर रहे थे। तो यानी ओके अपने इलाके में नहीं थे, दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर की गहराई में। इन लोगों के पास एक छोटी सी साइकिल टाइप का होता था, तो उसको जब चला कर के ये डायनामो उसमें लगा था, उससे वो अपना रेडियो सेट चार्ज करते थे, उसकी बैटरी, अच्छा। और फिर जो है मैसेजेस पास करते थे। तो इनका काम ज़्यादातर था कि दुश्मन पे नज़र रखना और वो पास करना। पर क्योंकि आप इतनी गहरे इलाके में थे, तो जो है वहाँ पे दुश्मन के पेट्रोलों के साथ जो जापानीज़ के जो पेट्रोल्स थे उनके साथ होते रहते थे। तो ओके। उसमें मेरे को समझ में आया कि ज़िंदगी जो है वो इतनी अ, यानी आसान नहीं है। काफ़ी लोग जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, और उसकी वजह से शायद मेरे को ये भी समझ में आया कि अ, जितना हमारे पास होता है हमें कभी-कभी उससे संतुष्ट भी होना चाहिए। हम कई बार जो है सिर्फ़ इस रेस में दौड़ते चले जाते हैं कि और कुछ और, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो रेस में दौड़ो। थोड़ा-सा जो है कभी-कभी वक़्त लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि है क्या? तो ये चीज़ें मैंने अपने नाना जी से सीखी। तो आपके मतलब आपके नाना जी ने आपको इंस्पायर किया आर्मी में जाने के लिए? जी हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि उनकी वो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स थी, उनकी यूनिफ़ॉर्म थी सैम ब्राउन बेल्ट के साथ, वो सब देख कर के यस डेफ़िनेटली। और फिर मेरा जनरेशन उनमें से जिन्होंने 1971 वॉर का जो है, मैं उस वक़्त 3 साल का था, सॉरी 4 साल का। तो ओके। मेरे मेमोरीज़ हैं कि आईआईटी कैंपस में ब्लैकआउट्स होते थे। एयर रेड की एक्सरसाइज़ेज़ होती थी। हम लोग स्कूल में जब होते थे, तो एयर रेड होता था, हम लोग बाहर, हमें भागना होता था, और वहाँ पे ट्रेंच खुदे हुए थे, उसके अंदर जो है छुपना पड़ता था। ये टीचर्स कराती थी सिविल डिफेंस के अंडर में। अ, अभी भी याद है कि एक बार कोई नेट प्लेन अपना होता था, उसका जो है सुपरसोनिक ब्लास्ट यानी बूम जो होता है हम लोग को सुनाई दिया था। तो यानी ये सारी चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। और जब वॉर ख़त्म हुई थी, 71 वॉर जब ख़त्म हुई थी, उसके बाद जो है आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर जो है अलग-अलग जगहों पे गए थे। तो आईआईटी में भी आए थे, आईआईटी कानपुर में, और उन्होंने पूरी क्लिपिंग दिखाई थी कि कैसे उन्होंने जो है डिफीट किया, राइट? तो डेफ़िनेटली उसका जो है आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आई मीन 4 साल के लड़के के लिए तो ये बहुत, यानी एक तरह से माइंड को जो है एक तरफ फ़ोकस रखने वाली चीज़। और फिर कमांडो कॉमिक्स बचपन में वो बहुत पढ़ते थे, तो उसका तो असर होता ही है। जी, जी। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने आर्मी जब जॉइन की तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है डूइंग द ट्रेनिंग इन द आर्मी टू बिकमिंग अ ऑफिसर? आप इसको शेयर कर सकते हैं कि सपोज़ कोई एक बंदा जाता है जॉइनिंग के लिए, कैसे एक्सपीरियंस उसको होता है? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो आपको जो घर का जो एनवायरनमेंट है, आप उससे एकदम पूरी तरह से निकल जाते हैं, और एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि आपसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल सीनियर खूंखार दरिंदे एकदम वेट कर रहे होते हैं कि आप पहुँचो और आपको जो है वो रगड़े। एक्चुअली क्योंकि हमारे टाइम पे तो जो है मैन हैंडलिंग ये सब काफ़ी कॉमन थी। आजकल तो ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया है, पर हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें चलती थी। बड़ा नॉर्मल था कि आप रात में 3 बजे तक जो है
आपके जो है वो परेड चल रही है, और यानी अनऑफिशियल परेड, और 3 बजे के करीब आपको छोड़ा, 4 बजे आपको फिर जगना है क्योंकि उसके बाद आपके ऑफिशियल परेड है। अ, उसमें आप लेट हो नहीं सकते, नहीं तो आपको एक्चुअल पनिशमेंट्स मिलेंगे, यानी ऑफिशियल पनिशमेंट जिनको बोलते हैं। तो इसलिए वो जो पहले 1.5-2 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। तो अगर आपको अ, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं जो कि आपको गाइड करें, यानी कि आपका जो ओवर स्टडी है, अगर वो समझदार इंसान है तो वो आपको अच्छा गाइड करेगा। मैं लकी था। कर्नल वसंत जो कि अशोक चक्र विनर हैं, पॉस्टमस हमारे, वो भी मराठास में थे। वो मेरे ओवर स्टडी थे और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, यानी हम सब बाद में तो मैच्योर हो ही जाते हैं, पर वो सेकेंड टर्म आई में बहुत मैच्योर इंसान थे। तो वो यही समझाते थे कि हर चीज़ को जो है जो है भेड़ना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सुनना भी चाहिए। मेरी थोड़ी सी दिक्कत थी, यानी हुकुम की तामीली में थोड़ा सा कमज़ोर था मैं। ओके। थोड़ा सा शक ज़्यादा दिखाता था मैं, डाउट्स जिसको बोलते हैं, बट उन्होंने मेरे को इस मामले में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया था। और एक और हमारे जो जीयू थे, हमारे प्लाटून के फर्स्ट रोटेशन वाले, सुनील किलारी, अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई। हमारे पास आउट होने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था, बट ही वॉज अगेन बहुत ही मेच्योर आदमी था। तो वो हमेशा ये बोलता था कि श्री, सिर्फ शक दिखाने से काम नहीं होगा, तो जब शक दिखाओगे फिर उसके बाद जो रायता फैलेगा उसको भी तुम्हारे को झेलना है, दोनों चीज़ें करनी। तो जी जी। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मेरे लिए जो ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती वो ये थी कि आप जब कोई कदम उठाते हो तो आपको अपने साथियों का भी ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है कि आप तो कह रहे हो कि मैं पंगा ले रहा हूँ, पर उस पंगे का जो इम्पैक्ट है आपके साथ वालों के ऊपर भी है। तो अगर आप ज़िंदगी में बड़े तौर पे देखें तो अगर आप कुछ करते हैं तो आपकी जो वर्क कलीग्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके घर वालों पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, राइट, कि आप एक मेच्योर डिसीजन ले रहे हैं कि इमेच्योर डिसीजन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेच्योर डिसीजन की तरफ, इंस्टेड ऑफ सिर्फ कि हम बकैत हैं, कि हम बकैत नहीं हैं, राइट, कि हम एक सुलझे हुए इंसान भी बन सकते हैं। जी जी। तो मेरे लिए जो ट्रेनिंग थी उसमें ये जो सिखलाई थी, राइट, परमानेंटली जो दिमाग में घुसनी थी वो बहुत थी। अ, मैं तीनों टर्म जो है पनिशमेंट्स के चक्कर में मार्चअप हुआ है मेरा, रेलिगेशन वार्निंग मिली है, राइट। मैं आइडियल कैडेट तो डेफिनेटली नहीं था। और आई डोंट नो, लकी था क्योंकि तीनों बार सेम डिप्टी कमांडेंट थे और तीनों बार उन्होंने मेरे को जो है बोल दिया कि ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं इसको। तो मैं इसलिए अपने कोर्स के साथ पास आउट कर पाया। जी सर। बट जब मैं अपनी पलटन पहुंचा तो तो वहाँ पर, पलटन से जाने से पहले, सॉरी, पलटन से जाने से पहले 2-3 क्वेश्चन इसमें आपसे थे मेरे। जी जी, जब आपके जो साथी ग्रुप थे जिनके साथ आपने ट्रेनिंग की, अभी भी आपके टच में है? अरे ये तो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आर्म फोर्सेस की। देखिए, अ, हम लोग स्कूल में जो दोस्तियां करते हैं, राइट, जी। तो क्लास में करीब 30 से 40 लोग होते हैं। आई थिंक 50 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप में पढ़ रहे हैं, 100 हो सकते हैं। अ, आपकी सबसे दोस्ती नहीं होती, राइट। शायद 3 या 4 जिनके साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता होती है। जी। पर सेना में जब ट्रेनिंग करते हो तो ये आपका सर्कल जो है, ट्रस्ट का सर्कल बहुत बढ़ जाता है। तो ओके। इसके 2 पहलू होते हैं। एक कि जो आपके साथ जो रगड़ा खा रहे हैं, यानी कि आपकी प्लाटून और आपकी कंपनी वाले, तो इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा आपकी बॉन्डिंग होती है जो
आपके दूसरे कोर्समेट्स हैं जो कि दूसरी कंपनीज में हैं, दूसरी बटालियन में हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग एज अ ग्रुप एक हो। तो जैसे मेरा जो कोर्स है दैट इज द 85th रेगुलर कोर्स। तो एज एन 85th रेगुलर कोर्स मीन्स कि आप एक ही हो। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कंपनी में थे, या आप एक एनडीए हो कि डायरेक्ट एंट्री हो कि शॉर्ट सर्विस हो, दैट इज इमटेरियल। मटेरियल ये है कि आप लोग वो एक उस ग्रुप के हो, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अभी 21 तारीख को गेट टुगेदर है, क्योंकि हमारे जो लास्ट लोग हैं जो रिटायर होने वाले हैं वो अभी रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए गेट टुगेदर किया जाए। एंड लोग जो है जो आसपास के हैं दिल्ली के, दे आर टेकिंग आउट द टाइम कि भाई वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये जो दोस्ती है, दोस्ती बड़ा अजीब शब्द है, भाईचारा, बंधन, बंधन है बंधन। ओके। कि इसको यानी इसको एक सिविल तौर तरीके में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो इतना ही बोलूँगा कि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जी तो जी। बहुत ही गहरी यानी घनिष्ठ मित्रता है। सर एक और और क्वेश्चन ये इसमें था आपसे। भी करना पड़ा तो कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था आपसे। एज वी हमें सब पे पता है कि आर्मी इज फेमस फॉर टीम प्ले, बीइंग अ टीम प्लेयर, बीइंग अ टीम लीडर। तो वो आपको कब सिखाया? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप लोग सीखते हो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन सीखते हो? एज अ टीम प्लेयर, एज अ टीम लीडर, ऐसा क्या चीज़ें जो आप लोग एज अ टीम प्लेयर, गुड टीम प्लेयर बनाते हैं एज अ आर्मी, एज ए वर्क एज अ ग्रुप, लाइक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आफ्टर द ट्रेनिंग व्हेन यू पोस्टेड फॉर पल्टन? ओके, तो अक्षय ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है आर्म फोर्सेस का, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें एक जो चीज़ चेक की जाती है वो आपकी ये इस तरह की एबिलिटी है कि एज अ पर्सनालिटी क्या आप दूसरों के साथ मिलकर के काम कर सकते हो कि नहीं, कोलैबोरेटिव, ओके। राइट? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी जो इशू है इसी से कि आपने मेरे से पूछा कि ये कब सिखाते हैं, तो ये कब नहीं सिखाते हैं, ये हर हिस्से में। तो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको जो है अपने टेस्ट क्लियर करने हैं, राइट? आपको अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं। साथ में ही ज़्यादातर लोग जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं जो हाँ। आर्म फोर्सेस के लिए आते हैं एज इंडिविजुअल्स, यानी ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है कि आप अपने लिए कितना कर रहे हो और टीम के लिए कितना कर रहे हो, ये अपने आप जो है एक टाइम आता है जब ये एक हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि जो ये जो शेयर्ड गोल है हमारा, जी। विक्ट्री जो है वो एक शेयर्ड गोल है। विक्ट्री ये नहीं कहती है कि वो अक्षय की है या शिरीष की है, वो कहती है ये हमारी है, भारत की है। तो इसलिए जो है आप अपने आप जो है साथ मिलकर के काम करने लगते हो। इसी के लिए जो है फौज ने इतने ये सुंदर तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं, पलटन, कंपनी, प्लेटून, सेक्शन, क्योंकि इनकी जो ग्रुपिंग है, राइट, ये जो ग्रुप्स जो छोटे छोटे बन जाते हैं और इसमें जो सेल्फ का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके साथ, जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कॉर्पोरेट में लोग बोलते हैं ओनरशिप, पर ओनरशिप ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओनरशिप जो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में जो है वो अलग है। ये जो है ये है बिलोंगिंग टू एन एक्सटेंट, इतने एक्सटेंट तक कि इंसान बोलता है कि मैं अपने आप को भी स्वाहा कर दूं, ओके। जो कि सिविल में नहीं होगा, राइट? और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो जब आप ट्रेनिंग करते हैं और ये जब आप अपनी पलटनों में जाते हैं, राइट, कि आपका जो ध्येय है, आपकी पलटन का जो ध्येय है और आपके देश का ध्येय, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि वो एक हो जाते हैं तो इसलिए फिर वो सब कुछ, जैसे फिर आप विलय हो जाते हो उसमें, और एक बार आप विलय हो गए तो फिर यानी आप compete नहीं कर रहे हो, फिर आप कोलैबोरेट कर रहे हो पूरे टाइम। तो वो टीम प्लेयर वाला इवोल्यूशन है, टाइम लगता है। एंड इट्स नॉट कि लोग अपने करियर के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, नहीं, वो लोग
अपना काम करेंगे, राइट? बट जहाँ पे जॉइंट रिजल्ट की ज़रूरत है, जॉइंट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, वहाँ पे फिर लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, वहाँ पे साथ में मिलकर के काम करते हैं। आई होप ओके, आई एम एबल टू आंसर करेक्टली, एटलीस्ट सेटिस्फाइड। यस सर, ओके सर, ओके, ओके। सो मैं एक अभी जस्ट वांट टू चेक, अभी आपने कहा कि जब जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, देन आपकी पलटन में आपकी पोस्टिंग हुई। आप पहली पलटन कहाँ पे थी, आप बता सकते हैं पहली पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे थी, और कैसा एक्सपीरियंस था आपके कमांडिंग ऑफिसर के और आपके बीच में? क्योंकि ट्रेनिंग लाइफ अलग होती है, जब ऑपरेशन में होते हो तो अलग ही लाइफ होती है। जैसे हम लोग बताते हैं कॉलेज में कि थ्योरी पढ़ लो वो अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, तो वैसे आप लोग का कुछ ऐसा है? 100%। तो आई मीन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप एकेडमी में होते हो, राइट, जो सर्विस एकेडमीज है जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, ये सर्विस एकेडमीज है। एनडीए जो है इज़ अ प्रिपरेटरी एकेडमी। वहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्फीयर है ना, वो बहुत छोटा होता है। आपकी जो जिम्मेवारी वो इतनी है, ज़्यादातर 90% आपकी जिम्मेवारी अपनी तरफ है कि आपका कंडक्ट, राइट, एज ए कैडेट, जेंटलमैन कैडेट। 10% जो है वो एक शेयर्ड जिम्मेवारी है। जिस दिन आप वो अंतिम पथ को पार करके चेटवुड हॉल के उस तरफ जाते हो, तब जो है जिंदगी एक दूसरा मोड़ लेती है। वो मोड़ है जिम्मेवारी का। आपके कंधे पे जो है रैंक लगता है। वो सेल्फी के लिए नहीं दिया हुआ है। हमारे टाइम पे तो क्या सेल्फी होती नहीं थी। अ, वो इसलिए नहीं है कि आप जो है अपने एक पोज मार करके खड़े हों और लोग देखें। वो इसलिए है कि जब आप वहाँ पे खड़े हों तो दूसरों को ये मालूम है कि ये इंसान को मालूम है कि क्या करना है। बेशक आपको कुछ नहीं मालूम, पर क्योंकि आपने वो रैंक लगाए हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आगे क्या करना है। आपने बोला कि पलटन में पहुंचने हुआ, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा सा जो है शक्की में, यानी शक हमारा ज़्यादा ही था, डाउटफुल केस थे। अ, जब मैं पलटन पहुंचा तो मुझे लगता था कि ठीक है, यानी मुझे टाइम पर पहुंचना चाहिए, ड्रेस सही होनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ जो भी होगा बताते रहेंगे लोग, शांति से सुनते रहो, नई जगह है, पता तो चले। सुबेदार सुल्तान सिंह नेहरा, ब्रावो टीम, ब्रावो कंपनी, उन्होंने शायद 10-15 दिन तक देखा मुझे। उसके बाद एक दिन धीरे से, "अरे सर, आप दौड़ने में बहुत अच्छे हो, फायरिंग आपकी ठीक है, पर ये जो बाकी चीज़ें हैं आप कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो उनको सीखने के लिए।" मैंने कहा मतलब? यार देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप बेशक दौड़ में उनके आगे आ जाओ, पर उसलिए वो सैल्यूट नहीं करते। वो आपको सैल्यूट करते हैं कि आप डिसीजन किस तरह के लोग। वो डिसीजन आप तब ले पाओगे सही तरीके से जब आप अपनी टैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ठीक से समझो और उनको ठीक से अंजाम दीजिए। जी, जी। बेसिकली वो मेरे से ये बोल रहे थे कि जागो और वो करो जो कि तुम्हारा काम है। अच्छा था कि 15 दिन में ही मिल गया एक अच्छा इंसान जिसने रास्ता जो है वो सही तरीके से दिखा दिया। आई वाज़ एक्चुअली लाइक ग्रूमिंग, लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑफिसर टू ऑफिसर्स होती है, बट अच्छी पलटनों में यंग ऑफिसर गेट्स ग्रूम बाय एवरीबडी। यानी वो पलटन पूरा जो है, पलटन का पूरा जो फोकस है उसको एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए, और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अच्छी पलटन की निशानी ही यही है कि आप जो है एक एवरेज बंदे को लेकर के उसको आप आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर। जी सर। सर आपकी पोस्टिंग मतलब जम्मू कश्मीर साइड हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट साइड हुई थी, कैसी हुई जब पहली बार आपने ज्वाइन किया? नॉर्थ ईस्ट। तो आपने कैसे समझा, आपने कैसे टैकल किया लोकलाइट को, प्लस बीइंग अ कमांडिंग ऑफिसर और सोल्जर, कैसे आपने उसको भी संभाला दोनों चीज़ों को भी? क्योंकि आर्मी वालों को सिविल सर्विस को बस संभालना पड़ता है, प्लस बॉर्डर भी देखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो आपने कैसे सीखा, वो कैसे आपने संभाला? तो देखिए अक्षय, ये ऐसी चीज़ है जो कि समय लेती है। आपको समय लगता है इन चीज़ों को
सीखने के लिए नुएंसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि हर जैसे आप काले से सफ़ेद की तरफ जब बढ़ते हैं तो एकदम से तो नहीं बढ़ते हैं, शेड्स आते हैं, ग्रे के भी आते हैं, ग्रे के भी अलग अलग शेड्स हैं। तो उसी तरह से जब आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप जो है उसके बारे में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें आपको जो है गाइड करके बताई जाती हैं, राइट, कि ये करना है, राइट, एक हुक्म के तौर पे। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जो रिपोजिटरी नॉलेज होती है, जैसे कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये स्थिति है तो मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ट्रबल शूटिंग करता है कोई यंग इंजीनियर है, उसको जब कोई बोलता है कि ये नहीं हो रहा है तो फट से अपना जो है वो देखता है कि मेरे मैनुअल में मेरे को ये 10 स्टेप्स करने हैं, और तो आप इसी तरह से करते हो और ग्रो करते हो। ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें समय, स्ट्रेस और सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी अलग टाइप की होती है। आप अपने बंदों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप, यानी सभी की ज़िम्मेवारी आपके कंधों पे आ जाती है। तो इसलिए आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत तेज़ हो जाता है। ओके। और ये नौकरी वो टू पंच एंड वन लंच वाला किस्सा नहीं है। ये 24/7, 365 days a year, and in my case 33.5 years down. uh, पता नहीं चलता है कि कब ख़त्म हुआ, पर समय कभी आपका नहीं होता है। जी, समय हमेशा आपके यूनिफॉर्म का होता है, आपके यूनिट का होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लगे, बट मच फास्टर लर्निंग कर्व, ओके सर। यानी फोकस रखना पड़ता है इस चीज़ पे। ओके सर। नाउ सर आई जस्ट वांट टू नो, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आप पैरा एसएफ में भी आपने सर्विस किया हुआ है, तो बता सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट आपने कैसे पैरा पैरा एसएफ ज्वाइन किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चेक करते हैं। ऐसे एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की, आई थिंक क्रांतिवीर पे मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं बता दूंगा, डिस्प्ले में शो कर दूंगा। रियल दिखाया था कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है, तो आप प्लीज थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं आप कैसे शुरू किया एज अ फ्रॉम बीइंग आर्मी ऑफिसर एंड देन विजिट बिकम अ पैरा सब कमांडो, और कैसा एक्सपीरियंस था। ठीक है, ये बहुत लंबा है, इसके लिए तो जो है यानी दिन लग जाएंगे। तो कोई एक्सपीरियंस अभी ओके नहीं सर। बेलगांव में शूटिंग हुई थी जब हम लोग अपना हमारा कोर्स कमांडो कोर्स कर रहा था, तो उसकी शूटिंग चल रही थी। और उसके एक दो सीन्स हैं जिसमें कि हमारे साथ वाले भी शामिल हैं, अच्छा। यू नो रनिंग शॉट्स जिनको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। अ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, आई मीन आप अगर ये बोलो कि भाई एक स्पेशल फोर्सेस वाले सोल्जर और एक किसी भी दूसरे सोल्जर में फ़र्क क्या है। मेरा ये मानना है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो ये जो स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा है ना, उसको हमेशा लगता है कि मैं कुछ और कर सकूं, यानी वो उस नॉर्मल से संतुष्ट नहीं है। उसको वो चाहता है कि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके, ज़्यादा सफाई के साथ कर सके, ज़्यादा यानी जो काम दूसरे लोग ना कर सकें वो कर सके। एवरेज बंदा जो है स्पेशल फोर्सेस का, वो जनरली बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, फिट होता है मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, अपना काम बहुत गहराई में जानता है, और पेशेंस बहुत होता है उसमें, सहने का सहन शक्ति उसमें बहुत है। सहन शक्ति लाइक मतलब सपोज कोई पोस्टिंग पे खड़ा उस पे मैं छुप के रहने पे सहन शक्ति की, दर्द को सहने की शक्ति किस चीज को लेके। हर चीज़ को देखो, ऐसा है अक्षय कि आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी कभी सोचते होगे कि यार ये मैं वेट कर रहा हूँ इतनी देर से, ये डिसीजन ही नहीं हो रहा है, ये मीटिंग चली जा रही है चली जा रही है। अभी मैं आपको इसका जो है एक वो देता हूँ। लोग जो है ना ये स्पेशल फोर्सेस के बारे में इनको लगता है कि
हमेशा जो है बस गोलियां चलती रहती हैं और ये लोग जो है मारधार करते रहते हैं। पर वो गोली चलने से पहले की तैयारी जो है वो काफ़ी यानी फोकस्ड ट्रेनिंग होती है। उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, उसमें जो है डिसिप्लिन होता है, उसमें एक रिगर होता है कि ये इसको इसी तरीके से करना है, इतनी करना है, ये टाइम है, इस टाइम के हिसाब से होना है, इस तरह से जाएंगे तुम ये करोगे, राइट। अगर कुछ हुआ तो ऐसे करना है, यानी आप जो है उसको डिसेक्ट कर करके करते हो। दूसरा चीज़ है कि पिक्चरों में जो है आप सिर्फ देखते हैं कि वो धमाका हुआ और यानी भारत माता की जय, और पर उससे पहले उस जगह तक पहुंचना, तो एक छोटा सा देता हूँ आपको। अगर ये मालूम है कि आवाज़ नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे जो संतरी है उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो 50 मीटर की जो दूरी है ना, उसको ठीक से तय करने में आपको डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, मतलब कि अगर पथरीला है तो उसमें और ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि उसमें आवाज़ होने की ज़्यादा चांसेस है। 20 मिनट से लेकर के घंटे भर तक लग सकता है क्लोज इन करने के लिए बिना आवाज़ किए। आसान नहीं है। कभी आप कोशिश करिएगा करने की, अलग अलग चीज़ें चुभने लगेंगी, कहीं पे कुछ होगा, और ख़ासतौर से रिमोट एरिया में सांप भी जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती जी हैं, कहीं पे पानी हो जाता है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे कुछ और है। ये कोई चीज़ें दिखाता नहीं है, नहीं आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसलिए जब मैं बोलता हूँ कि सहन शक्ति, तो सहन शक्ति से मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इंसान को ज़रूरी है कि अपने आप पर काबू, इम्पेशेंट नहीं हो जाए कि यार चलो नहीं, तसल्ली से, ठहराव। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी जो है अपना जो फोकस है उसको वॉन्डर नहीं करने देता। तो बहुत ही यानी सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है। और साथ में ही है तो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल है जो कि कुछ और करना चाहता है, बढ़ करके करना चाहता है। और फिर जो सिस्टम है वो देखता है, जो हम लोगों ने तरीके बना रखे हैं कि क्या इसमें वो काबिलियत है। इतनी सारे वो बन चुके हैं सीरियल्स इत्यादि कि पर स्लीप डिप्रिवेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप अगर किसी इंसान को 15 दिन तक ठीक से सोने नहीं दे, 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उसको जो है कॉन्स्टेंटली जो है मुंह पे रखें, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है 5वें दिन से जो है इम्पेयर होने लगेगी। उसकी सोशल स्किल्स जो हैं वो इम्पेयर होने लगेंगी, उसके कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो हैं वो इम्पेयर होने लगेंगी। ये देखना है कि इंसान जो है कितना खींच सकता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, क्या वो साथ वाले को खींच सकता है अपने साथ। अगर जब ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं तब जा कर के पता चलता है कि हाँ, और ऐसे लोग जो है फिर वो सिलेक्ट होते हैं। ए, बहुत ज़्यादा यानी बॉडी बिल्डर और इस तरह के बंदे नहीं होते हैं, सब ज़्यादातर स्लिम ट्रिम लीन फाइटिंग मशीन्स। आई मीन दैट्स द थिंग। वो अमेरिकन्स का है वो बल्क अप पीपल, अपने वाले जो है वो थोड़ा स्लिम। अपने के बाद ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, दिमाग से भी बॉडी से भी फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे सपोर्ट इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, क्योंकि आपको डिलीवर करना है, पर उस चीज़ से डिलीवर करना है जो आपके पास हो। जैसे हमारे चीफ साहब से जनरल मलिक, उन्होंने बोला था कारगिल के टाइम पे कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम उस चीज़ से लड़ेंगे जो हमारे पास है। और वो उन्होंने करके दिखाया है और बार बार करके दिखाते रहे। आई एम श्योर कि देखिए कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, यू नो व्हेन इट कम्स टू पैसा, राइट, बजटिंग। तो मैं बेशक चाहूँ कि मेरे पास जो है ना जैसे आजकल वो मूवीज में आता है वो सब कुछ पहने हुए, यस, पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो पूरी चीज़ें हों। जी सर। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कैसे आप वो चीज़ अचीव कर सकते।
डेफिनेटली वेरी टफ। मतलब कि जब तक करोगे नहीं ना तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना है। आप एक जब छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि लोग समझ जाए कितना कितना डिफिकल्ट है? एक छोटा सा कोई ट्रेनिंग का एग्जांपल जो आपने फेस किया, जो सिविल लोग समझ समझ सकें सुन के, कोई छोटा सा ल- एग्जांपल। हम लोग ने अपना जो टैक्टिकल डेक था वो उस रात को किया जिस दिन, अगर आपको वो याद हो, बैंगलोर में मैच था अपना क्रिकेट का, जिसमें कि हम लोग जीते थे। आई थिंक कैफ और किसी ने शायद बहुत अच्छी तरह से ठुकाई की थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, वर्ल्ड कप या कुछ चल रहा था। हमारे पास एक छोटा सा रेडियो था, हम लोग वो धीरे धीरे बीच बीच में खोल करके चेक कर लेते थे कि स्कोर क्या है। ये एक 10 दिन की एक्सरसाइज थी जिसमें कि हमारे पास 4 दिन का खाना था। टोटल हम लोगों ने करीब आई थिंक मैप के ऊपर हमारे 350 किलोमीटर तो बनते थे, और एक्चुअल कितने होंगे वो कुछ ध्यान है नहीं, क्योंकि और जिस दिन निकले थे और जब तक वापस नहीं आए, किसी भी दिन जो है शायद 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं हो पाई। और क्योंकि हमें मालूम था कि खाना पूरा नहीं है, तो इसलिए हम लोग, और आई मीन हमने डिसाइड कर लिया था कि कम लेंगे जिसमें कि उसको जो है स्ट्रेच कर सके। और इसका जो लास्ट एंड था, जो एस्केप एंड एविजन एंड होता है, उससे पहले हमारे को सबको जो है कपड़े उतार दिए गए थे, और हम लोग करीब 8 घंटे तक धूप में हाथ बंधे हुए पड़े हुए थे। पत्थर इधर उधर पे चुभ रहे थे, ज़्यादा हिलने का भी नहीं था क्योंकि किस तरफ भी करो तो चुभेगा ही चुभेगा। और उसके बाद जो है उठा करके हाथ पाँव खोले गए तो करीब 5-10 मिनट तक तो जो है पूरा नम हो रखा था, सुन्न हो रखे थे। और उसके बाद एस्केप एंड एवेजन के लिए हम लोग को बोला गया कि ये 120 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको जो है अलग अलग जगह पे एम्बुश लगाई हुई है, आपको ये कवर करना है और आपको ये रास्ता याद रखना है, क्योंकि ये 5 जगह हैं जहाँ पे आपको जाना ज़रूरी है और बोलना है कि मैं पहुँच गया। और हम लोग 5 लोग थे, हर ग्रुप के, हमारे जो सिस्टम था उसमें 5-5 का ग्रुप था, हम लोग 5 लोग थे। तो हम लोगों ने ये किया कि जब जब वो मैप दिखाएंगे तो हर इंसान जो है वो 3 चीज़ें याद करेगा, और उसमें वो मैंने किया था कि पहला तुम करोगे, दूसरा ये करेगा, और मैंने जो है फुल ओवरऑल स्टडी किया। एंड 24 घंटे में हमारे को ये कवर करना था लास्ट, एंड वी वर हंग्री, वी डिडंट हैव एनीथिंग। बत्ती बंद थी, पर यानी बहुत ही इत्मीनान से जो है ये हम कर पाए, क्योंकि हम लोग साथ में, हमें एक दूसरे पे विश्वास था। वेरी टफ से। या इट इज़ टफ, बट लोग अच्छे होते हैं जिनके साथ काम करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं इसलिए आप भी अच्छे हो जाते हैं। यू फीड ऑन ईच अदर, कहते हैं ना कि लोहा जो है वो लोहे को काटता है, और यानी अगर आपको औलाद बनना है तो फिर अंगार की तो ज़रूरत होती है। सही बात कहा सर, सही जॉइन किया आप। सर आपसे एक और क्वेश्चन था, बीइंग अ पैरा एसएफ कमांडो, आपकी कुछ होता था ना कि वेज एंड नॉन वेज, तो आप लोग कैसे टैकल करते थे? जिसको वेज पसंद था तो उनको सरवाइव करने में नॉन वेज मिलता था, ऐसा कुछ ट्रेनिंग? क्योंकि मैंने, जब मैं छोटा था तो मैंने एक आर्मी ऑफिसर से मैंने मिला था, मतलब वी डूइंग सम क्लासेस, सो उसने कहा था कि जब वो आर्मी, जब ट्रेनिंग चल रही थी, उसको एक जंगल में छोड़ दिया, जो बोले जो वेज वाला है वो सब अपने हाथ खड़े करो, तो सबने हाथ खड़े किए, उनको जंगल में छोड़ दिया, जिंदा मुर्गा छोड़ दिया कि आप रहो, आपको 4 दिन रहना है, ये जिंदा मुर्गा है, इसको पका के खाओ। जो नॉन वेज खाने वाले थे उनको वेज खाना पकड़ा दिया कि सब्जी लो अपना बनाओ, 4 दिन रहो।
तो ऐसा आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी वेज नॉन वेज को लेके? खाना बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी है, राइट? ये लग्ज़री जो है, ये यानी राजसी ठाट की मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, ये तो अपने मम्मी के सामने बोलना ठीक है। स्पेशल फोर्सेस में इसके लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। आपके अपने पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हैं। स्केल ऑफ राशंस के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, राइट? मील्स रेडी टू ईट मिलते हैं, जो है वो खाओ। और ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल आप जैसे सत्तू और पानी और गुड़ या नमक, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? पानी का पानी भी अंदर चला जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। अ, ये जो मुरमुरा होता है, वो सूखे हुए चने, अगर आप उनको जो है पानी की बोतल में डाल दो, तो अगले दिन तक वो फूल जाते हैं, खा सकते हो। तो खाने के बारे में खास सोचता नहीं है, ये सब जो है ये वो पिक्चरों वाली चीज़ है कि यानी कि वो सांप को काट करके खाना है, तो वो बोलता है मैं कैसे खाऊंगा? कैसे खाएगा? मुंह से ही खाएगा, जी, जी, जी। राइट? वो तो करना ही करना है, राइट? एक एक चीज़ है कि आप एक चीज़ करते हो अपने सिलेक्शन के प्रोसेस के, जी, जी। और दूसरी चीज़ है जो कि आप करते हो जब आपको अपनी मिशन करनी है। मिशन इज़ पैरामाउंट, ये याद रखना। उसके लिए जो करने की ज़रूरत है वो इंसान करने के लिए तैयार है। सो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है फूड को लेके, बिकॉज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, सॉरी टू इंटरप्ट इन दैट, क्योंकि मैंने आर्टिकल ये पढ़ा था कि यूएस जो आर्मी वाले हैं उनको स्पेशल फूड मिलता है, स्पेशल पानी मिलता है। इवन जब वो अफगानिस्तान में थे तो उनके अलग से राशन आता था, अलग से पानी आता था। तो एक बार मैंने पढ़ा था न्यूज़ में, मैं आई थिंक मैं ढूंढ के डाल भी दूंगा, माइट में मिल जाए। उसमें लिखा था कि एक बार क्या, वो राशन खत्म हो गया था, तो वो नॉर्मल जो बेसिक फूड होते हैं, रॉ फूड, उस पर सर्वाइव नहीं कर पाता, उनका पेट खराब हो रहा था। वेयर अगर हमारी इंडियन आर्मी जो है, उनको आप जैसा दो दे सर्वाइव इट। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है हमारे पास। हाँ, देखो, What I- हर अक्षय, हर कल्चर और हर सोसाइटी के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और अपने वीक पॉइंट्स। मैं मेरा ये मत है कि किसी के ऊपर जो है ये कहना कि वो ऐसे उनको इस तरह की आदत है या उस तरह की आदत है। देखो, जब गोली चलती है तो उन लोगों ने भी तो जो है लड़ाई की है ना, वो भी जी। खड़े होकर के उन्होंने अपने झंडे के लिए किया है। मैं इ- इसमें मेरा ये कहना है कि सोसाइटी हम्म। का जो बनावट है वो, पर आप ये भी देख लो अक्षय कि मैं उस जनरेशन का हूँ जहाँ पे एक स्कूटर खरीदने के लिए जो ये 10 साल की वेट होती थी, उसमें भी ऑन देना पड़ता था। हमारा बजाज जो है ना, तो जब बजाज चेतक के लिए 4,500 रुपये का ऑन होता था, आई थिंक 12,500 रुपये का तो स्कूटर ही होता था। वेटिंग लाइन होती थी, फ़ोन लगवाने के लिए जो है इतनी लाइनें होती थी, हाँ। राइट? वो दिन चले गए। हम लोग का जो जनरेशन था, उसने किस तरह से ज़िंदगी अपनी जी, वो हम जानते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि आप लोगों का जो जनरेशन है वो सॉफ्ट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जनरेशन ख़राब है। आपके जनरेशन में वो स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हम में नहीं थे, राइट? आप लोग हमसे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड हो उस एज पे, राइट? आप लोग में ड्राइव बहुत है, आप लोग कर गुजरना चाहते हो, और ये जो आज की तारीख में हम लोग 5वीं की श्रेणी में पहुँचे ना, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, आप लोग का ग्रुप है जो कि इसको जो है सेकंड और फर्स्ट पे लेकर के जाएगा। हम लोग थोड़ी ना लेकर के जा रहे हैं। हर हर सोसाइटी और हर ग्रुप के अपने खासूसियत और अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी जगह पे एक चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होती है, किसी जगह पे नहीं होती, राइट? अब आज की तारीख में हम में से ज़्यादातर लोग जब रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो हम बोतल का पानी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वहाँ पे प्याऊ है, ले लो उससे। पर सबको लगता है कि नहीं यार, पेट खराब हो जाएगा। तो फिर अगर हम ये सोचता है तो फिर उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? जी, 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 जी। रबरीगन है, ठीक है, राइट? क्या चाहता है?
लेकिन सर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने बोला कि हम लोग की जनरेशन माइट भी सेकंड फर्स्ट तक पहुँच जाए, पक्का पहुँच के लेके जाएगी इकोनॉमिक में। बट एक चीज़ है सर, बिना एल्डर्स के गाइडेंस के थ्रू ये हो नहीं सकता। ये है। अक्षय, आई एग्री विथ यू। देखिए, जिस तरह से हमारे एल्डर्स ने हमारे को गाइड किया, राइट, और उसी तरह से जो है आपको भी आपके जनरेशन को भी वही मिलेगा। ये तो जो है गिवन है। कोई भी सोसाइटी को अगर अच्छा करना है तो उसको अपना पिछला जो है उससे यानी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो गुजरा हुआ कल है उसमें कई लेसन्स होते हैं, अच्छे बुरे दोनों, जी जी जी। सीखने के लिए अच्छा है। और आगे जब इंसान जाता है, यानी रास्ता किसी को नहीं मालूम होता एक बार जब चलना चालू करते हो। तो कभी कभी अगर कोई मिल जाए जो कि बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा रास्ता है, तो थोड़ा सा जो है वो चलना आसान जी सर। ठीक है। मेंटर्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आई पर्सनली फील कि फाइंडिंग अ गुड मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल। जी सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आशा करता हूँ कि जो मेरे विचार हैं वो आपके और आपके दर्शकों के काम आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक द बटन नीचे दिया है ना, उसको लाइक कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी इस पॉडकास्ट को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तब तक के लिए बने रहिए। विल बी कम बैक with more interesting podcasts in Hindi, and soon will be coming in English too on your YouTube channel Epic Life. तब तक के लिए stay healthy, stay tuned.